हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जियाउद्दीन बर्नी के पॉलिटिकल आइडियाज को समझेंगे। ये वीडियो आपको यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और अदर पॉलिटिकल साइंस के जो एग्जाम्स हैं उनमें मदद करेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो का कंटेंट क्या रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शॉर्ट बायोग्राफी देखेंगे सबसे पहले जियाउद्दीन बर्नी की, फिर उनके मेन वर्क क्या रहे हैं उनको देखेंगे, उनके आइडियल सुल्तान को लेकर क्या विचार रहे हैं उसको देखेंगे, नोबेल्टी को लेकर क्या विचार देते हैं उसको देखेंगे, उनका आइडियल पॉलिटी को लेकर क्या विचार रहते हैं उसको देखेंगे, आर्मी को लेकर क्या विचार रहते हैं उसको भी देखेंगे, साथ साथ ब्यूरोक्रेसी और जस्टिस को लेकर क्या विचार रखते हैं इन सबको हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट बायोग्राफी देखते हैं इनकी। जियाउद्दीन बर्नी का इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1283 से लेके 1359 तक रहता है। इनका जो जन्म होता है वो बरन बुलंदशहर में होता है, दिल्ली के जो समीप है। इनकी जो फैमिली होती है इसमें स्कॉलर्स होते हैं और ऑफिशियल्स होते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब करने वाले होते हैं। जैसे इनके पिता, इनके अंकल और उनके ग्रैंडफादर, ये सभी हाई गवर्नमेंट पोस्ट पे कार्य करने वाले थे। और ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये सब गवर्नमेंट जो पोस्ट थी उसमें कार्य कर रहे थे। जो जियाउद्दीन बर्नी की एजुकेशन हुई है वो अरेबिक और पर्शियंस में हुई है। इसके अलावा इनको वेल ट्रेंड किया गया था मुस्लिम थियोलॉजी, यानी जो मुस्लिम धर्म ग्रंथ होते हैं, धर्मशास्त्र होते हैं, उनमें भी इनको वेल ट्रेंड थे। और साथ साथ ये हिस्ट्री का भी नॉलेज रखते थे, यानी हिस्ट्री को भी ये पढ़े हुए थे। इसके अलावा जो जियाउद्दीन बर्नी थी ये सर्वेंट ऑफ द कोर्ट के रूप में भी कार्य किए हैं मोहम्मद बिन तुगलक के, और इसके अलावा ये मोहम्मद बिन तुगलक के नदीम के रूप में भी कार्य किए हैं। ये दोनों कार्य लगभग ये 17 वर्षों तक किए हैं, 1334 से लेकर 1351 तक। इसके अलावा ये लगभग संबंध रखते हैं, समीप का संबंध रखते हैं शेख निजामुद्दीन से। और इनके जो समय के पोएट थे अमीर खुसरो, इनसे ये इनका भी इनसे परिचय था, संबंध था। ठीक। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे आते हैं तो उसके बाद इनको क्या किया जाता है, इनको उनका फेवर ना करने की वजह से ये माना जाता है कि उनके गद्दी के आने में ये राह में रोड़े अटका रहे थे। इसकी वजह से इनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन बाद में इनको रिलीज किया जाता है, लेकिन दिल्ली से बाहर कर दिया जाता है, जिसके कारण इनका जो आखिरी समय रहता है, अंत का समय रहता है, ये पॉवर्टी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, आइसोलेशन में जीवन व्यतीत करते हैं। अब हम लोग जियाउद्दीन बर्नी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क देख लेते हैं। तो इनके दो इंपॉर्टेंट वर्क है, पहला है फतवा ए जहांदारी और दूसरा है तारीख फिरोज शाही। फतवा ए जहांदारी में पॉलिटिकल आइडियाज है, वहीं पर तारीख फिरोज शाही जो है ये एक हिस्टोरिकल बुक है, हिस्टोरिकल अकाउंट है। अदर उनके जो वर्क है वो देख सकते हैं आप लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये है शलवत कबीर, शानाए मोहम्मदी, हसरतनामा, तारीख बारमाकी, इनायतनामा ए इलाही, मसीर सादत, लुब्तुल तारीख और फतवाए दीनदारी, ये अदर्स उनकी बुक्स हैं। ये जब अपना बुक तारीख फिरोज शाही लिखते हैं, फतवाए जहांदारी जो लिखते हैं उसको नसीहत स्टाइल में लिखते हैं। ठीक ना, यानी कि एडवाइस के रूप में, सलाह के रूप में, सलाह देने के रूप में इस बुक को लिखते हैं। फतवाए जहांदारी को थ्योरी ऑफ गवर्नेंस के रूप में भी देख सकते हैं, इसको दुनियादारी के रूप में, यानी जो दुनिया की बातें हैं उसके बारे में, स्टेट के किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा उसके बारे में इनके विचार दिए गए हैं। और ये प्री मुगल इरा के पहले के अगर नॉलेज को देखना है, हिस्टोरियंस और पॉलिटिकल थिंकर दोनों के द्वारा इनको बहुत ही रीड किया जाता है और साइटेड भी किया जाता है, इनका उल्लेख भी किया जाता है। ठीक। इनके जो व्यू रहे हैं ये माना जाता है कि कंजर्वेटिव रिलीजियस व्यू रहे हैं, यानी मुस्लिम पक्ष को लेकर ये अपने विचार ज़्यादा रखते हैं, और हिंदुओं के प्रति इनका स्वभाव जो है तो उनके विरोधी विचार ये लिखते हैं। इनकी जो फतवा है जहादारी है ये सबसे मोस्ट, इसके बावजूद भी जो है तो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल पॉलिटिकल ट्रेटीज के रूप में देखी जाती है, और इसको कंपेयर किया जाता है मैकियावेली की जो प्रिंस बुक है और जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उससे ये कंपेयर किया जाता है। वहीं पर जो जियाउद्दीन बर्नी की तारीख है फिरोज शाही बुक है, वो एक हिस्टोरिकल अकाउंट है जिसमें बलबन से लेके फिरोज शाह तुगलक तक के जो है तो शासनकाल के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब हम लोग जियाउद्दीन बर्नी के थ्योरी ऑफ किंगशिप यानी आइडियल सुल्तान को लेकर क्या विचार हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी का मानना है कि जो सुल्तान होना चाहिए उसको नोबेल बॉर्न फैमिली में होना चाहिए, क्योंकि जो नोबेल बाल फैमिली में होगा वो उसके अंदर पहले से ही वो क्वालिटी होगी कि किस प्रकार लोगों को गवर्न करे। ठीक ना।
क्योंकि जो सुल्तान है वो माना जाता है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, ये एजेंट होते हैं गॉड के, ईश्वर के धरती पर एक दूत के रूप में होते हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए आते हैं, लोगों के जन कल्याण के लिए यहाँ पर आए हैं। यानी कि जो बर्नी है वो डिवाइन राइट जो थ्योरी है स्टेट की उसको वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, साथ साथ मानते हैं बर्नी की जो सुल्तान होता है उसको शरीयत के जो कानून है ला है उनको फॉलो करने चाहिए अपने पर्सनल लाइफ में भी। वो चाहे उस शरीयत के कानून को फॉलो करे या ना करे, लेकिन उनकी जो पब्लिक लाइफ होती है उसमें इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। वो आइडियल सुल्तान के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, गुण भी बताते हैं क्या होना चाहिए। जो आइडियल सुल्तान होगा उसके अंदर सेंस ऑफ जस्टिस होना चाहिए। ठीक, साथ साथ उसको इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वो यह समझ सके कि कौन उसके साथ धोखा कर रहा है, कौन उसके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, षड्यंत्र उसके खिलाफ कौन रहा है रच रहा है, उसको भी वो समझ सके और उसको टैकल कर सके। साथ ही साथ उसको समय के महत्व का भी ज्ञान होना चाहिए, इम्पोर्टेंस देना चाहिए उसको। ठीक है, और इसको बहुत ही अच्छी बुद्धिमानी से जो है तो समय को डिवाइड करना चाहिए कि वो पर्सनल लाइफ को कितना समय दे रहा है और उसकी जो पॉलिटिकल लाइफ है उसके लिए वो कितना समय निकाल रहा है, ये दोनों का ज्ञान होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी की नोबेलिटी को लेकर क्या विचार है। तो जियाउद्दीन बर्नी का मानना है कि जो नोबेलिटी है वो मोनार्की का सेकंड कंपोनेंट है। जो नोबेल्स होते हैं वो सुल्तान्स के द्वारा चूज किए जाते हैं और ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो असाइन किया जाता है, जिनको कार्य असाइन किया जाता है कि टैक्सेस को कलेक्ट करे किसी पर्टिकुलर टेरिटरीज या लैंड से। जियाउद्दीन बर्नी जो है तो लैंड को, जमीन को इक्ता के रूप में व्यक्त करते हैं, इक्ता के रूप में कहा जाता है उसको। और जो इसके इंचार्ज होते हैं उस जमीन के इक्ता के, उसको इक्तादार के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, और इस जमीन से जो सरप्लस प्रोड्यूस किया जाता है पीजेंट्स के द्वारा, किसानों के द्वारा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन इक्तादारों के बीच। इसके अलावा इक्तादार को एक और इम्पोर्टेंट जवाबदारी दी गई है कि वो जो है तो आर्मी को मेंटेन करेंगे और कभी भी जब भी सुल्तान को आवश्यकता होगी, जब भी सुल्तान जो है तो उनका डिमांड करेगा उस आर्मी की, तो उनको उनके पास, सुल्तान के पास भेजना होगा इस आर्मी को। ठीक, जो इक्ता होता है यानी जो लैंड्स होता है वो फ्रिक्वेंटली ट्रांसफरेबल भी होती है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसके कारण ये नॉन हेरिडिटरी होती है। यानी जो जमीन होती है वो वंशानुगत नहीं होती, किसी एक व्यक्ति के वंश की प्रॉपर्टी नहीं होती, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक ना, इसके अलावा जो इक्तादार होते हैं उसको सुल्तान जो है तो सुल्तान के रॉयल काउंसिल के भी वो पार्ट होते हैं, सदस्य होते हैं। और जो भी पॉलिसी मैटर, जो भी कानून बनते हैं, पॉलिसी बनती है, उसमें वो एडवाइस भी देते हैं किंग को यानी राजा को, सुल्तान को। इसी कारण जो है तो बर्नी कहते हैं कि जो सुल्तान किसी भी इक्तादार को सेलेक्ट करे या तो उसको सेलेक्ट करते समय बहुत ही केयरफुल रहना है, बहुत ही सावधानी से उनको सेलेक्ट करना है। और इस पर्पज के लिए बर्नी जो है तो कुछ क्वालिफिकेशंस भी बताते हैं कौन नोबेल बन सकता है। तो नोबेल बनने के लिए सबसे पहले जो इक़्तादार होंगे उनको नोबेल बॉर्न फैमिली से होना चाहिए और साथ ही साथ उनके अंदर लॉयल्टी होना चाहिए। और ये जो लॉयल्टी होगी ये पर्सनल लाइफ में भी होनी चाहिए और साथ ही साथ पॉलिटिकल लाइफ में भी होनी चाहिए। इसके अलावा इनके पास जो इक़्तादार होंगे इनके पास साउंड पॉलिटिकल जजमेंट की भी क्वालिटी होनी चाहिए। अब इस क्वालिटी को कैसे पता करेंगे, इसके लिए जो है तो कुछ कंडीशंस, 9 कंडीशंस की भी बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी। उनमें से कुछ है, जैसे उनके अंदर जो है तो गॉड का फ़ियर होना चाहिए, ईश्वर से डर होना चाहिए उनके अंदर, जो इक़्तादार हैं। उनके इक़्तादार के पास जो है तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री होना चाहिए, इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। उनके अंदर लालच नहीं होना चाहिए, ग्रीड की कमी होना चाहिए, लालच की कमी होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उनके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, स्टेट्स अफेयर को, स्टेट्स को किस प्रकार मैनेज करना है, स्टेट राज्य किस प्रकार संचालित होता है, इसका प्रैक्टिकल नॉलेज उनके अंदर होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं जियाउद्दीन बर्नी के कानून को लेकर क्या विचार है, आइडियल पॉलिटी को लेकर वो कैसे अपने विचार रखते हैं। बर्नी जो है तो लॉ को 2 भागों में, 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक मानते हैं एक शरीयत कानून होता है और दूसरा जवाबित कानून होता है। शरीयत कानून वह होता है जो प्रोफेट्स के द्वारा या खलीफास के द्वारा टीच किया जाता है, बताया जाता है और जो प्रैक्टिस किया जाता है उनके द्वारा पालन किया जाता है। वहीं पर जवाबित कानून वो कानून होते हैं जो सुल्तान के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। और ये कुछ विशेष परिस्थिति में इनको क्रिएट किया जाता है, क्योंकि वो ऐसे जगह पर इनको क्रिएट किया जाता है, ऐसे चीज़ों के लिए जहाँ पर शरीयत का जो कानून है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, तो उस स्टेट को मैनेज करने के लिए जवाबित के कानून बनाए जाते हैं। ठीक ना, तो जवाबित के जब कानून बनाए, जब सुल्तान बनाए या उसको ड्रा
करे तो उसको शरीयत के जो कानून है, जो मेन स्पिरिट है, उसकी मूल भावना है, उसको फॉलो करना चाहिए और इसके लिए वो 4 कंडीशंस भी रखते हैं। वो मानते हैं जियाउद्दीन बर्नी की जो जवाबित का कानून होगा, उसको कभी भी जो शरीयत के मूल भावना है, उसको कभी भी निगेट नहीं करना चाहिए, उसके स्पिरिट को निगेट नहीं करना है, यानी उसको ध्यान में रखकर ही जवाबित के कानून बनाना चाहिए। और इट मस्ट बी इंक्रीज द लॉयल्टी, यह कानून जो जवाबित का कानून होगा, ये ऐसा होना चाहिए जो लॉयल्टी को इंक्रीज करे और होप्स को इंक्रीज करे नोबल्स में भी, और जो पीपल्स हैं, लोग हैं, वो भी सुल्तान के प्रति, यानी सुल्तान के प्रति वफादार रहें, उनके प्रति लायल रहें और उनके प्रति एक आशा की दृष्टि से देखें। ऐसा जवाबित का कानून बनाना चाहिए। साथ ही साथ जो इसका सोर्स होगा और इंस्पिरेशन होना चाहिए, वो शरीयत के कानून से ही निकल के आना चाहिए। अगर कुछ ऐसे कानून बनाने पड़ जाते हैं जवाबित के कानून जो शरीयत को कानून को नहीं मानते, कुछ सर्टेन कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं, तो इनको जो है तो चैरिटीज और कंपनसेशंस को फॉलो करना चाहिए। ठीक ना। तो इस 10 फॉर हिम जवाबित लॉ वाज एन आइडियल लॉ, तो इसके लिए जवाबित लॉ कैसे होना चाहिए, एक आइडियल लॉ होना चाहिए। कुड कैटर द नीड ऑफ स्टेट, जो स्टेट्स की नीड्स को पूरा करे, एंड इट्स पीपल विदाउट ऑफेंडिंग एनी सिलेक्शंस ऑफ नोवेल्टी, और किसी भी नोवेल्टी के सेक्शंस को प्रभावित किए बिना भी, उनको नाराज किए बिना भी ऐसा जवाबित कानून बनना चाहिए। ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं जियाउद्दीन बर्नी के आर्मी को लेकर क्या विचार थे, सेना को क्या लेकर क्या विचार थे। तो मौर्य के बाद, मौर्य काल जो मौर्य साम्राज्य था वो एक विशाल साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद जो भारत के प्राचीन भारत में जो पावरफुल साम्राज्य आया वो सल्तनत ही आया है। दिल्ली जो सल्तनत था उसमें ही इसको लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल स्टेट माना गया इंडिया में। ठीक ना। आर्मी जो है तो तर्किश मंगोल मॉडल पर आधारित थी और इसको जो है तो जियाउद्दीन बर्नी 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं इन्फेंट्री, यानी जो पैदल चलने वाले होते हैं, फुट सोल्जर्स जिनको कहा जाता है। दूसरे होते हैं कैवेलरी, कैवेलरी यानी कि जो हार्समैन होते हैं, जो घोड़े पर चलने वाले होते हैं। तीसरे प्रकार के जो होते हैं वार एलिफेंट, युद्ध में चलने वाले हाथी होते हैं। और चौथा जो होते हैं ऑक्सिलरी होते हैं, सहायक होते हैं, जिसमें इंजीनियर्स आ गए, ट्रांसपोर्टर्स आ गए, जो स्पाइस हो गए, आपके दूत हो गए, वो सब इसमें आते हैं। ठीक है। इसके अलावा वो कैवेलरी जो होती है, घुड़सवार जो होते हैं, उनको भी वो तीन तरह से डिवाइड करते हैं। इसमें पहले आते हैं मुक्ताब, मुक्ताब होते हैं ऐसे सोल्जर्स जो बिना हार्स के होते हैं। दूसरे होते हैं सवार, ऐसे सोल्जर जिनके पास एक हार्स एक घोड़ा होता है। और एक तीसरे होते हैं दो अस्पा, दो अस्पा नहीं, ऐसे सोल्जर्स जिनके पास 2 घोड़े होते हैं। इसके अलावा आर्मी में कुछ रैंक्स भी होती हैं जिनको खान, मलिक, आमिर, सिपह सलार के रूप में जाना जाता है। दे वर आदर पेड इन कैश, इन आर्मी को पेमेंट जो मिलता था वो कैश में दिया जाता था, या रेवेन्यू जो तो असाइन किया गया था डिफरेंट विलेज से, जो पैदावार होती थी, रेवेन्यू आती थी, उससे जो होता था रेवेन्यू जनरेट, उससे उनको पेमेंट दिया जाता था। आर्मी का जो मेन फंक्शंस होता था वो रहता था कि जो स्टेट की सिक्योरिटी है और स्टेट का जो विस्तार है, एक्सपेंशन करना है, वो काम देखना होता है। इसलिए जो तो बर्नी एक राजा को सलाह देते हैं कि वो आर्मी के ग्रेटर केयर करे, यानी आर्मी की बहुत ही सावधानी पूर्वक देखभाल करना चाहिए एक राजा को, सुल्तान को। साथ ही साथ सुल्तान को अपनी एक पर्सनल ट्रूप्स भी मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि उस जो सुल्तान की ट्रूप्स थी पर्सनल ट्रूप होती थी और कुछ जो तो इक़्तिदार के पास आर्मी होती थी। तो पर्सनल ट्रूप जो रखते थे उसको क्वाल्व कहा जाता था, जो उनकी सिक्योरिटी के लिए होते थे। ठीक। अब देख लेते हैं जियाउद्दीन बर्नी के ब्यूरोक्रेसी के लेकर क्या विचार हैं। तो बेसिक फंक्शंस मानते हैं जो ब्यूरोक्रेसी का है, वो मेजर करना है लैंड को, जमीन का भूभाग का मेजर करना है, साथ ही साथ फिक्स करना है उसको, और कलेक्ट जो टैक्स उससे निकले उसको कलेक्ट करना है। ठीक है। और ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है 3 लेवल पे ऑपरेट करती है, एक सेंटर हो गया, प्रोविंस हो गया और विलेज हो गया। दीवान ए वजाहत जो होता है वो हेडेड किया जाता है वजीर्स के द्वारा, यानी ये सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊंचा पद होता है, हेड ऑफ रेवेन्यू कहा जाता है, फाइनेंस कहा जाता है, इसको प्राइम मिनिस्टर्स यानी पीएम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। इसके असिस्ट करने के लिए कुछ और ऑफिशियल्स होते हैं जिनको नायब, मुशरिफ ए ममलिक, मुस्तफिक ए मलिक या दबरीज भी कहा जाता है। प्रोविंशियल लेवल में देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है उसको मुफ्तिस या वालिज कहा जाता है। मुफ्तिज या वालिज के नीचे के जो रैंक के अधिकारी होते हैं उनको दीवान कहा जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के समकक्ष होते हैं। और विलेज लेवल पे जो हेड होते हैं उनको मुकद्दम या चौधरी के रूप में
जाना जाता। तो ये ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर था जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार। अब हम लोग जियाउद्दीन बर्नी के जो जस्टिस को लेकर आइडियाज हैं उसको देख लेते हैं। तो जियाउद्दीन जो बर्नी थे वो जस्टिस को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। उनका मानना है कि एक जस्टिस इसलिए एक्वायर सभी जगह आवश्यकता होती है, न्याय की जो तो सभी जगह आवश्यकता होती है, चाहे रिमिशंस ऑफ द लैंड टैक्स हो, तो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी हो, चाहे बायर्स जो होते हैं प्रोडक्शन कास्ट को कम्युनिटी हो उसके द्वारा, या जो सिविल या क्रिमिनल केस होते हैं उनको जो मॉनेटरी हेल्प देना होता है उसके लिए भी हमें न्याय की आवश्यकता होती है, जस्टिस की आवश्यकता होती है। टू इंश्योर जस्टिस एट मार्केट, मार्केट यानी जो बाजार है उसमें जस्टिस को इंश्योर करने के लिए बर्नी किंग को एडवाइस देते हैं कि वो सभी कमोडिटी के प्राइसेस जो हो तो फिक्स करे, सेट करे, ठीक ना। और ये जो प्राइसेस जो सेट होंगे वो प्रोडक्शन ऑफ द कास्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अनुसार होने चाहिए। नहीं जो कास्ट का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन में जितना खर्चा है उससे ज़्यादा जो हो तो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ाकर प्राइस को रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ वो सजेस्ट करते हैं कुछ ऑफिशियल्स को, जैसे दीवान ए रियासत जो कंट्रोलर होता है जनरल मार्केट का, इसके अलावा शाहाना ए मंडी जो सुपरिटेंडेंट होता है ग्रेन मार्केट का, अनाज की मंडी की देखभाल करने वाला होता है, और अदर ऑफिशियल्स भी होते हैं जो मार्केट में देखते हैं कोई किसी प्रकार की इरेगुलरिटीज ना होने पाए, इरेगुलरिटीज को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। टू डिस्पेंस जस्टिस द कोर्ट वर डिवाइडेड इनटू सिविल एंड क्रिमिनल कैटेगरीज। तो जस्टिस को इंश्योर करने के लिए कोर्ट्स जो बनाए थे, दरबार जो बनी थी, वो सिविल और क्रिमिनल कैटेगरी के होते थे, और ये सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे ऑपरेट करते थे। द जजेस वर टू बी अपॉइंटेड बाय द किंग, जो जजेस अपॉइंट किए जाएंगे वो राजा के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, विथ हिमसेल्फ एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। और जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है यानी आज के सुप्रीम कोर्ट की तरह, वो उस समय वो किंग यानी सुल्तान को वो पदवी देते हैं। उनके नीचे जो होते थे वो होते थे क्वाजी उल कुजत जो चीफ जस्टिस के रूप में कार्य करते थे, सदर उल सदर या सदर उल मुल्क जो प्रोविंशियल जज के रूप में कार्य करते थे, अमीर ए दाद बेक ए हजरत जो सेंट्रल जुडिशियल ऑफिसर्स थे, क्वाजी थे, अमीर ए दाद थे जुडिशियल ऑफिसर प्रोविंस लेवल, मुहतसिब थे जो मुस्लिम म्यूनिसिपल ऑफिसर्स और मोरल सेंसर थे। तो इन सबका नाम भी आप लोग याद रखिए, कहीं अगर पूछा जाता है या आपको मैच द फॉलोइंग के द्वारा आ जाता है क्वेश्चन तो ये आपसे बन जाए। द किंग इज डीलिंग विथ रिलीजियस केसेस, जो किंग का काम होता है उस रिलीजियस केसेस को जब डील करेगा तो उसके असिस्ट के लिए, उसके सहायता के लिए मुफ्ती और सदर उल सदर होंगे। वहीं पर जब वो सेकुलर केसेस डील करेगा जो रिलीजियस नहीं होंगे तो उसके असिस्ट के लिए, उनकी सहायता के लिए होंगे काजी उल कजत। तो ये जियाउद्दीन बर्नी के जो तो जस्टिस को लेकर विचार थे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में इंडियन पॉलिटिकल थॉट के तहत जियाउद्दीन वर्नी के जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे उसको समझने की कोशिश की है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद, थैंक यू।